ऑलराइट बच्चों, कल परक्विजिट्स में हमने ये एक वैल्यूएशन सीखा था, अगर आपको याद आ रहा है तो। इधर ध्यान सबका। क्या सीखा था देख लो एक बार। घर का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है, एम्प्लॉयर कौन है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो जो लाइसेंस फीस गवर्नमेंट पे करती है दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। और अगर अदर एम्प्लॉयर है तो हम लोग वापस क्या पूछते हैं कि वो जगह एम्प्लॉयर ओन कर रहा है या उसने रेंट पे किया है। अगर एम्प्लॉयर अकोमोडेशन कौन करता है तो पॉपुलेशन चेक करो 2011 सेंसस के हिसाब से। अगर 40 लाख से ज्यादा है तो 10% लो, अगर 15 लाख से ज्यादा और 40 लाख तक है तो 7.5%, और अगर बहुत ही छोटी प्लेस है कम पॉपुलेशन तो 5% ऑफ सैलरी। ओके, लुक एट दिस सेकेंड वाला पार्ट। अगर वो खुद कहीं रेंट पे कर रहा है, कौन, एम्प्लॉयर, और वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है अकोमोडेशन, एम्प्लॉयर इज पेइंग द रेंट, तो यहां लिखा है अमाउंट ऑफ लीज रेंटल और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। जो रेंट पे किया उतना या 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस वुड बी द अमाउंट ऑफ परक्विजिट। कल मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करके बताया था। सैलरी इधर हम लोग जब निकालते हैं तो सैलरी के कैलकुलेशन में हम लोग क्या क्या करेंगे, सब चीज ऐड करेंगे। बेसिक ऐड होगा, यस। डियरनेस अलाउंस क्या बोल रहा है, बट ये कंडीशनल है, ठीक है। तो अगर इफ इट इज फॉर्मिंग पार्ट तो ही ऐड करना है। अच्छा, सारे टैक्सेबल कंपोनेंट्स ऐड करो, बोनस है, अलाउंसेस है, कमीशन है, सब ऐड करो। परक्विजिट्स को ऐड नहीं करें क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग परक्विजिट्स सेल्फ, ठीक है। अच्छा, अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी इग्नोर करो। जो भी आपके पोस्ट रिटायरमेंट के बेनिफिट्स होते हैं, ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, वो सब इग्नोर करना है, वो सब ऐड नहीं करते, ठीक है। अच्छा बच्चों, हैविंग सेड दिस, ये जो मैंने आपको जो वैल्यूएशन सिखाया है ये किसका वैल्यूएशन है, ये सिर्फ घर का है। ये सिर्फ किसका है, घर का है। दिस इज ओनली फॉर अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, अकोमोडेशन को बोलते हैं रेंट फ्री। रेंट फ्री मतलब रेंट चार्ज नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय से रेंट चार्ज नहीं कर रहा है, रेंट फ्री। और ये अनफर्निश्ड है। ये क्या है, अनफर्निश्ड। सिर्फ घर का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी आपको सिखाया चार्ट के थ्रू। कभी कभी ये भी हो सकता है क्या कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर भी दे रहा है फर्नीचर के साथ। ये देख लो, सपोज ये केस है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया, अकोमोडेशन दिया, अकोमोडेशन दिया, ठीक है, प्लस फर्नीचर भी दे रहा है। ध्यान से सुनना, क्या क्या दिया, अकोमोडेशन दिया एंड फर्नीचर दिया, दो चीजें दिया। अकोमोडेशन का वैल्यूएशन कैसे करते हैं ये फर्स्ट चार्ट से हमने सीखा है अभी। वापस सामने चार्ट रखो, एक बार सामने चार्ट रखो। हाँ बताओ, अकोमोडेशन का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे, एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट है तो जो लाइसेंस फीस पे किया वो वैल्यूएशन है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट है तो एक और क्वेश्चन पूछो, एम्प्लॉयर ओन करता है या एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया। अगर एम्प्लॉयर ओन करता है तो जगह का पॉपुलेशन चेक करो 2011 सेंसस के हिसाब से। 40 लाख से ज्यादा तो 10% सैलरी, ओके। 15 लाख के ऊपर 40 लाख तक 7.5, उससे नीचे 5% सैलरी। और अगर एम्प्लॉयर कहीं जगह को ओन नहीं करता और वो खुद कहीं रेंट पे कर रहा है तो रेंट पेड और 10% सैलरी विच एवर इज लेस। ये किसका हिसाब देखा, अकोमोडेशन का। अभी ये इमेजिन करो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन भी दिया है फर्नीचर के साथ में, तो अकोमोडेशन का वैल्यूएशन सेपरेटली कर लो, फर्नीचर का अलग वैल्यूएशन निकाला जाता है, ठीक है। अब फर्नीचर का हिसाब कैसे निकलता है नीचे के चार्ट में लिखा है, आ जाओ, लुक एट दिस। वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन बता रहा हूं। अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो आपको फर्नीचर का अलग हिसाब करना है, और अनफर्निश का कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी हमने सीखा है, ठीक है। फर्नीचर का वैल्यूएशन कैसे निकालोगे, सुनो अच्छे से। अगेन दो चीजें इसमें हो सकती है, या तो एम्प्लॉयर फर्नीचर को ओन कर रहा है, मालिक कौन है, एम्प्लॉयर, ठीक है। नहीं तो एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया होगा। समझ में आया क्या क्या बता रहा हूं, एम्प्लॉयर या तो फर्नीचर को खुद ओन करता है, एम्प्लॉय को दे दिया यूज करने के लिए, ठीक है। सेकंड सिनेरियो, एम्प्लॉयर फर्नीचर कहीं किराए पे ले रहा है और बाद में एम्प्लॉय को दे दिया यूज करने के लिए। ये दो तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। देख लो क्या लिखा है, अगर फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उसका 10% ले लो पर एनम। क्या करोगे, 10% लेना है। अगर फर्नीचर का मालिक कौन है, एम्प्लॉयर, तो जो फर्नीचर का जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो प्राइस पे फर्नीचर परचेज किया है एम्प्लॉयर ने, उसका 10% ले लो,
ठीक है। बट अगर एम्प्लॉयर फर्नीचर का रेंट पे करता है तो क्या करोगे, एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, है ना, या फिर पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर जो किराया पे कर रहा है उतना एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल गया। फिर से रिपीट कराओ, फर्नीचर का क्या करोगे, देख लो इधर ध्यान दो। फर्नीचर में दो सिचुएशंस है, ठीक है, या तो फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओके, ये फर्स्ट केस, नहीं तो टेकन ऑन रेंट, टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, ये दो में से कोई भी एक केस हो सकता है, या तो फर्नीचर को खुद ओन कर रहा है, नहीं तो किसी और का है वो किराया भर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है तो वैल्यूएशन क्या होगा, 10% पर एनम ऑफ, माइंड यू ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सपोज 10 साल पहले भी जो खरीदा था ना वही वैल्यू पे हर साल आपको 10% निकालना है, समझा। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, नॉट रिटर्न डाउन वैल्यू। WDV क्या होता है, हर साल उसका वैल्यू कम होता है, ओरिजिनल कॉस्ट तो ओरिजिनल ही होता है भाई, है ना, मतलब जो भी उसका ओरिजिनल कॉस्ट है वही सेम उसका 10% आपको एवरी ईयर परक्विजिट का वैल्यू लेना पड़ेगा, समझा। अच्छा, और अगर उसने रेंट पे किया तो जितना रेंट वो पे कर रहा है उतना पैसा एम्प्लॉय का बच गया, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। इज इट क्लियर, ठीक है, ओके। देख लो अभी मैंने आपको दो चीजें सिखाई, फिर से बता रहा हूं, लुक एट द एग्जांपल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, आपको बताना है पूरा। चलो, एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय को घर दिया, घर को बोलते हैं अकोमोडेशन, प्लस फर्नीचर के साथ दिया, फर्नीचर के साथ दिया, ठीक है। तो क्या करोगे, अगर ऐसा अगर केस है तो आपको अकोमोडेशन का अलग वैल्यूएशन निकालना है, फर्नीचर का अलग निकालना है। अकोमोडेशन का वैल्यूएशन फर्स्ट चार्ट से निकालोगे और फर्नीचर का अभी सेकंड चार्ट से हमने सीखा है, ठीक है। अकोमोडेशन का वैल्यूएशन बताओ क्या करोगे वापस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है तो लाइसेंस फीस पेड, और नॉन गवर्नमेंट है तो रहने लाइट रहने। हाँ, अगर एम्प्लॉयर है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो पूछो कि वो ओन कर रहा है या रेंट पे कर रहा है। अगर वो ओन करता है तो जगह का पॉपुलेशन चेक करो 2011 सेंसस के हिसाब से, 40 लाख से ज्यादा 10% सैलरी, ओके, 15 लाख से ऊपर 40 लाख तक 7.5% सैलरी, और बहुत ही कम है तो 5% सैलरी, राइट, परफेक्ट। और अगर एम्प्लॉयर रेंट पे करता है तो 10% सैलरी और रेंट अमाउंट विच इज लेस। तो ये आपका हो गया वैल्यूएशन अकोमोडेशन का। फर्नीचर का वैल्यूएशन कैसे करोगे, उसमें दो सिनेरियोज है, या तो एम्प्लॉयर खुद ओन करता है, नहीं तो एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर ओन करता है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, अगर वो रेंट पे कर रहा है तो रेंट का अमाउंट, उतना पैसा एम्प्लॉय का बच गया, वो हो गया परक्विजिट का वैल्यू। अब इसमें एक चीज जो बहुत बेसिक है, जो बार बार नहीं बताऊंगा, जो आप अभी समझ लो, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया और फर्नीचर दिया, बट सपोज फ्री में नहीं दिया, फ्री में नहीं दिया, ये जो हमने वैल्यूएशन सीखा ना, ये कौन सा है पता है, रेंट फ्री। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेंट फ्री, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये सब फ्री में दे रहा है, ठीक है। इमेजिन दिस इज नॉट रेंट फ्री, सपोज ये कंसेशनल है, ये क्या है, कंसेशनल और रेंट फ्री में फर्क बताओ। रेंट फ्री मतलब फोकट में, कुछ भी पैसे चार्ज नहीं कर रहा है, तो ये जो पूरा हमने जो सीखा है वो वैल्यूएशन होगा। कंसेशनल मतलब थोड़ा पैसा चार्ज किया है, ठीक है। अच्छा, इमेजिन करो हमने अकोमोडेशन का वैल्यूएशन किया, फर्नीचर का भी वैल्यूएशन किया, हमारा आंसर आ गया से 4 लाख दोनों का मिला के, ठीक है। अब लास्ट में क्लाइंट लिखा है एम्प्लॉयर इज चार्जिंग फ्रॉम एम्प्लॉय ₹10,000 पर मंथ, ये दोनों चीजों का 10,000 रुपए वो चार्ज कर रहा है हर महीने। अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पैसा रिकवर कर रहा है तो एम्प्लॉय का फायदा उतने हद तक कम हो जाएगा। तो जो वैल्यूएशन किया है इसमें से माइनस करना पड़ेगा। व्हाट इज 10,000 इंटू 12, 1,20,000 माइनस करो, कितना आएगा बैलेंस, 2,80,000। ये होगा आपका फाइनल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। क्लियर है, ओके, पूरा मैंने हिसाब बता दिया आपको। नाउ एवरीवन क्विकली कम टू इलस्ट्रेशन 14। देख लो क्या लिखा है, मिस्टर सी इज अ फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड विथ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। पहले लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लो, क्या बोल रहा है, रेंट फ्री। व्हाट इज मीनिंग रेंट फ्री, रेंट फ्री है, कंसेशनल नहीं है, मतलब पूरा फ्री में। अच्छा, क्या दिया,
अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, विच चार्ट, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट चार्ट, वेरी गुड। अच्छा, कहां दिया है? मुंबई में दिया है। जगह का पॉपुलेशन क्या होगा? 40 लाख से ज्यादा। लेट्स सी उसकी जरूरत पड़ेगी क्या। ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट? हाँ, एपीसी लिमिटेड मतलब नॉन गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, बेसिक सैलरी दिया, डियरनेस अलाउंस दिया, बोनस दे दिया। इवन दो कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम ऑन 1/4/25, he occupied the same only on 1/11/25. Calculate the taxable value of perquisite for AY 26-27. Check the chart and tell me the answer. ये घर कंपनी का खुद का है, मुंबई में घर है। 2011 सेंसस के हिसाब से मुंबई का पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा ही होगा। 10% ऑफ सैलरी निकालो। कितना आ रहा है? पहले सैलरी तो निकालो। बच्चों, ये लास्ट का लाइन आप इग्नोर कर रहे हो। इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम ऑन 1/4/25, ही ऑक्यूपाइड द सेम ओनली फ्रॉम 1/11/25। उसने जब से वो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की, उसका बेनिफिट तभी से राइज होगा, है ना? तो कितना होगा आपका आंसर? आपको कितने मंथ्स का निकालना है? 5 मंथ्स का निकालना है। हाँ, तो 5 मंथ्स का हिसाब बोलो। 5,300, राइट? ठीक है। इज इट इजी? 5 मंथ्स का क्यों कर रहे हैं? उसको फायदा 5 मंथ्स का ही मिला है। ठीक है। चलो बच्चों, लिखो जैसे बता रहा हूं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ perquisite, computation of perquisite taxable in the hands of, computation of perquisite taxable in the hands of Mr. C for AY 26-27। ठीक है, ओके। उसके नीचे लिखो perquisite for rent free unfurnished accommodation, perquisite for rent free unfurnished accommodation, particulars, and make 2 columns, rupees। बना है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सैलरी निकाल देते हैं। ठीक है, वहां लिखो नंबर 1, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ, एग्जम्पशन मत लिखना, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ परक्विजिट, ऐसे लिखो, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ परक्विजिट, ब्रैकेट में लिखो फॉर 5 मंथ्स ओनली। क्यों 5 मंथ्स? क्योंकि 1/11 से उसने उसको ऑक्यूपाई किया, ऐसे लिखा ना, 1/11 से। चलो ठीक है। तो बच्चों, यहां पे भी कैलकुलेशन अपने को दिखाना है, पूरा अंडरलाइन करो इसको। इसमें लिखो स्मॉल ए। अब सैलरी में क्या क्या आता है? परक्विजिट के लिए सैलरी में क्या क्या आता है? सब आएगा, सब आएगा। ठीक है, बेसिक सैलरी विच इज इक्वल टू, कितना है बेसिक सैलरी? आंटा सर 500 इंटू 5, इन कॉलम में कितना आएगा? 40, 42,500। ठीक है, स्मॉल बी। और क्या लिखा है? डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस पर हम लोग कितना लेंगे? कंडीशनल है, हाँ। डियरनेस अलाउंस विच इज इक्वल टू 2,000 हर महीने का है, इंटू कितना परसेंट है? 30% इंटू 5, कितना आएगा? 3,000। सी। और क्या है? बोनस।
बोनस कितना है? 1500 इंटू 5 कितना? 7,500। फॉर टोटल बाहर लेके जाओ, कितना आएगा? 53,000। नंबर 2, perquisite taxable is equal to 10% of salary, which is equal to 10% into 53,000, 5,300। कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन। कम लोग क्यों है? हाँ, मैसेज कुछ नहीं किया इसलिए, कुछ भी कल कितना क्लियर बोला मैंने। अगर कुछ रहेगा तो मैं बोलूंगा, नहीं तो अदरवाइज 145 का है। 2 बजे कब बोला मैंने यार? अच्छा, मैं मेरे हिसाब से आ रही है क्या? अच्छा, कस्टमाइज सर जब आएंगे तब हम आएंगे, अच्छा। ठीक है। हर जगह का ट्रैफिक इतना खतरनाक हो गया, इसलिए आज मैं आधा घंटा पहले निकला, तब टाइम पे आया। और अपने हिसाब से लोग रूल्स चेंज कर रहे हैं, आज ये रोड बंद, परसों वो रोड बंद, सामने से जाओ पीछे से जाओ, ये वाला रोड चालू है, ये वाला रोड बंद है, कुछ भी कर रहे हैं। और इनको ना पूरा रोड बनने को याद आता, अरे यार पाइपलाइन तो डालना ही भूल गया है। पूरा रोड बना दिया, उसके बाद 1 महीने बाद अरे पाइपलाइन तो रह गया यार, फिर से खोदते हैं। मस्त टाइम पास चल रहा है इनका। चलो, पुलिस वालों को अभी याद आ रहा है, ट्रैफिक पुलिस वालों को ये काम है हमारा। 1 महीने को दिख रहे पुलिस वाले। चलो बच्चों, कंक्लूजन लिखो प्लीज इसका। 5,300 लिखा क्या आपने? कंक्लूजन देखो, 1 सेकंड। आपने कंक्लूजन क्या लिखा? एसएससी का नाम मिस्टर सी, और ये जो 5,300 ये क्या है? टैक्सेबल परक्विजिट जो लिख रहा है भाई, उसको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, पहले बता रहा हूं। वहां पे थोड़ा ढंग से लिखो, परक्विजिट इज अ वेरी जनरल टर्म। कौन सी चीज का परक्विजिट है? ऊपर एक हेडिंग भी लिखा है मैंने, लिखा क्या दिया? दिस इज रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू, वो आना चाहिए लाइन में, कंक्लूजन में लिखा है वैसे। अच्छा, लिखना है। शक्ल पे का कॉन्फिडेंस देख के मेरे को लगा लिख लिया तूने। बीकॉम के एग्जाम, हाँ। बीकॉम की एग्जाम देखे लोगों को लगता है अरे यार वाह, जिंदगी में मेरे लिए क्या ही टफ है। उससे अच्छा, इसलिए मैं बीकॉम का एग्जाम दिया नहीं होता, पता है क्या? मेरे उसूल, मेरे सिद्धांत। लिखा आपने कंक्लूजन? राइट। बच्चों नीचे नोट्स लिखो। नोट्स में लिखना, नंबर 1, इट इज अज्यूम दैट पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, it is assumed that population of Mumbai as per 2011 census, it is assumed that population of Mumbai as per 2011 census is more than 40 lakhs, is more than 40 lakhs, full stop। नंबर 2, एक और चीज लिखो, perquisites shall be calculated from the time, perquisites shall be calculated from the time house is occupied by employee, house is occupied by employee, and not at the time of allotment, and not at the time of allotment। ठीक है?
ऑलराइट बच्चों, इलस्ट्रेशन 14 के कंटिन्यूएशन में इलस्ट्रेशन 15 है. यूजिंग द डेटा गिवन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन 14, compute the value of perquisite if Mr. C is required to pay a rent of rupees 1000 per month to the company for the use of this accommodation. अब ये रेंट फ्री नहीं होगा क्योंकि उससे पैसे चार्ज कर रहा है एम्प्लॉयर. इसको हम लोग कंसेशनल बोलेंगे. अगेन रिपीटिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेंट फ्री एंड कंसेशनल? रेंट फ्री मतलब 0 रुपीज इज चार्ज. कंसेशनल मतलब थोड़ा वो चार्ज कर रहा है, सस्ते में दे रहा है बट पैसे चार्ज कर रहा है. अब कंसेशनल में कुछ नहीं करना है. जो रेंट फ्री का वैल्यू आपने निकाला है उसमें से माइनस कर दो टू दी एक्सटेंट रेंट चार्ज किया जा रहा है. जितना पैसा वसूल होगा एम्प्लॉई से उतना उसका परक्विजिट यानी कि बेनिफिट कम हो जाएगा. ठीक है, तो पहले के क्वेश्चन का आंसर कितना था आपका? 5300. 1000 रुपए इंटू 5, 5000 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 300 रुपए टैक्सेबल होगा. लेट्स राइट. इलस्ट्रेशन 15 का आंसर लिखो. computation of perquisite taxable in the hands of Mr. C. Computation of perquisite taxable in the hands of Mr. C for AY 26-27. कौन सी चीज का यही लिख देते हैं? इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या लिखोगे यहां पे? कंसेशनल अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. कंसेशनल अनफर्निश्ड अकोमोडेशन लिखा. चलो पर्टिकुलर्स सिंगल कॉलम बनाओ रुपीस का. पूरा वापस सॉल्व नहीं करना है. दिस इज अगेन एक्सटेंशन ऑफ द अर्लियर क्वेश्चन है ना. तो वहां लिखो नंबर 1 पर्टिकुलर्स में. पर्टिकुलर्स में नंबर 1 सैलरी की वापस पूरा सॉल्व नहीं करना है. वही तो बोल रहा हूं. परक्विजिट फॉर रेंट फ्री. रेंट फ्री का वैल्यू पिछले क्वेश्चन का उठा रहा है. परक्विजिट फॉर रेंट फ्री अनफर्निश्ड accommodation. ठीक है, कितना है? 5300. 5300 लिख दो. उसके नीचे नंबर 2 लेस रेंट रिकवर्ड by employer from employee. Less rent recovered by employer from employee. माइनस कर दो 5000. कर दिया माइनस. नीचे लिखो therefore taxable perquisite. नहीं बताने जरूरत नहीं है. एग्जाम में देख लो आइडियली क्वेश्चन जो भी आएगा ना वो एक ही आएगा पूरा. ठीक है, ये ऑल पिछले क्वेश्चन का एक्सटेंशन है बस ऐसा मान लो. ठीक है, कितना आ रहा है? 10 सॉरी दूसरी बुक है. हाँ 300 आ रहा है. लिख दो. कंक्लूड कर दो. कंक्लूजन लिख दो. हो गया. ऑलराइट बच्चों, इफ दिस इज डन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आओ. बहुत इजी सी इलस्ट्रेशन है, देख लो. इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे आओ सभी लोग. फटाफट बोलो आंसर. यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 14, अगेन उसी को एक्सटेंड कर रहा है. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ एबीसी लिमिटेड has taken this accommodation on a lease rent of 1025 per month and Mr. C is required to pay a rent of 1000 per month to the company. बच्चों मतलब अपना जो आप मेन चार्ट निकालो परक्विजिट का, अकोमोडेशन का. ठीक है,
सबसे फर्स्ट आप लोग मेरे को शुरुआत से बता सकते हो चार्ट में सबसे फर्स्ट हम लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं? एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट? अपने केस में कौन है? नॉन गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं? एम्प्लॉयर ओन कर रहा है, वो रेंट भर रहा है। अब इलस्ट्रेशन 16 में ही इज पेइंग रेंट, बिकॉज इज पेइंग रेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? लीज रेंट और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। ठीक है, तो बताओ 10% ऑफ सैलरी तो हमारे पास ऑलरेडी नंबर है 5300, और अमाउंट ऑफ रेंट 1025 इंटू 5, हाँ 5125, दोनों में से लेस, तो 5125 आपका घर का वैल्यूएशन हो गया। उसमें से माइनस करना है 1000 रुपए पर मंथ, यानी कि 5000, 125 आएगा आंसर। क्लियर है? चलो लिखते हैं इसको, राइट ऑन। इलस्ट्रेशन नंबर 16 का आंसर, computation of perquisite, computation of perquisite taxable in the hands of Mr. C. Computation of perquisite taxable in the hands of Mr. C for AY, for AY 2627 in respect of, in respect of, बोलो कौन? इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या लिखोगे? ये कंसेशनल हो गया, हाँ कंसेशनल, कंसेशनल अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। कुछ लॉजिक नहीं है, क्यों लिखा है ऐसा नहीं पता, पूछना पड़ेगा। किसको पूछना पड़ेगा? अब जिसने बनाया उसका डेथ भी हो करेगा ऑब्वियसली। निर्मला ताई ने नहीं बनाया ये, बहुत पहले से, मैं जब से पढ़ रहा हूं तब से। प्रोबेबली चिदम्बरम भाई सबको पूछना पड़ेगा, छोड़ो। अरे आई एम जस्ट रिकॉलिंग उस टाइम पे कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर। अब मेरे टाइम में, मेरा टाइम मतलब क्या, मतलब व्हाट डू आई टू से? हाँ दिनेश सर का टाइम बोल देते तो बात है। अच्छा आपने क्या लिखा बच्चों? आपने हेडिंग लिख दिया पर्टिकुलर्स एंड मेक 2 कॉलम्स रुपीज रुपीज। बनाया क्या? पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। पर्टिकुलर्स में लिखो परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ, perquisite in respect of accommodation taken on lease by employer। लीज पे लिया ना, इसलिए थोड़ा अलग से लिख रहे हैं, उसको मेंशन करा हम लोग यहाँ पे, अपने रुपीज के 2 कॉलम बनाए। ठीक है, अब यहाँ लिखो शैल बी लीस्ट of the following: 10% ऑफ सैलरी। हमने सैलरी इसके पहले के क्वेश्चन में सॉल्व किया, इसलिए वापस नहीं बता रहा हूँ कैलकुलेशन, यहाँ पे कंटिन्यूएशन में वो अज्यूम करके 5300 एंड स्मॉल बी रेंट पेड। कितना है रेंट? 1025 इंटू 5 कितना हो गया? 5125। therefore perquisite 5125। अब इसमें से हमें लेस करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ रेंट recovered by employer from
एम्प्लॉय विच इज इक्वल टू कितना रिकवर गया 1000 इंटू 5 therefore value of concessional accommodation कंक्लूजन लिखो ऑलराइट बच्चों लिखा क्या कंक्लूजन सबने प्लीज लिखो लिखो जिसका हो गया कंक्लूजन लिख के इलस्ट्रेशन 17 पढ़ो और बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं दिया नहीं सही है क्यों देगा उसका अमाउंट वो ओन ही नहीं करता है उसको एयर कंडीशनर इज नॉट ओनिंग ना है ना आगे रेंट पेड बाय द कंपनी वो करो तुम लोग सोच के वो तो है चैलेंजिंग चीज कितना 2925 आप सिर्फ फर्नीचर का वैल्यू बोल रहे हो ना सिर्फ फर्नीचर का बताओ पहले करो आराम से फर्नीचर का देखो ना सोच के डब्ल्यूडीवी नहीं लेना है मैं वो क्लियर बोल के फिर यहाँ है ओरिजिनल कॉस्ट का है 10% 26 26,000 26,000 में आ रहा है नो अरे बच्चों देख लो क्या पूछ रहा है इजी यार यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 14 compute value of perquisite if ABC Limited has provided a television जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 25,000 है डब्ल्यूटीवी क्या दिया वो इग्नोर करो फर्नीचर का मेरे को एक चीज बताओ पहले यार लेट्स क्विकली रिवाइज फर्स्ट फर्नीचर का कैसे वैल्यूएशन निकालते बताओ फर्नीचर एम्प्लॉयर ओन करता है तो उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% है वैल्यू ठीक है और अगर फर्नीचर उसने रेंट पे लिया है तो रेंट का अमाउंट खत्म तो टेलीविजन और 2 एयर कंडीशनर्स है अब यहाँ पे क्या लिखा है देख लो रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर एयर कंडीशनर्स इज 400 और टेलीविजन वाज प्रोवाइडेड ऑन 1126 कितने मंथ्स के लिए तो 3 मंथ्स का निकालो ना सिर्फ कॉस्ट ओरिजिनल 25,000 है उसका 10% पूरे साल का वैल्यू हो गया 25,000 का 10% कितना होता है 2500 दैट इज द वैल्यू फॉर एंटायर ईयर बट वी नीड टू डू प्रपोर्शनेट कैलकुलेशंस फॉर हाउ मेनी मंथ्स 3 मंथ्स तो 3 महीने का बोलो 2500 इंटू 3/12 2500 इंटू 3/12 कितना आएगा 625 ये किसका हो गया टीवी का हो गया ठीक है और एयर कंडीशनर का क्या बोल रहे हैं वो 400 हर महीने का है ठीक है बच्चों अब ये देख लो उसको घर कब से मिला है
एयर कंडीशनर बगैर घर के ऐसी हवा में लगेगा ना वो। जब 5 महीने वो घर को यूज कर रहा है तो एसी का भी 5 महीने के प्रपोर्शन में आपको आंसर निकालना है। 400 इंटू 5 महीने का इंटू 2 एसी है, कितना आ रहा है? 4,000 प्लस 625 कितना हो गया? 4,625। ये फर्नीचर का वैल्यू हो गया। अब घर का ऑलरेडी अपने इलस्ट्रेशन 14 में क्या निकाला था? घर का सिर्फ बताओ मेरे को, रेंट रिकवर्ड मत बताओ, सिर्फ घर का। 5,300 घर का, फर्नीचर का 4,000, टोटल मिला के 9,000, सॉरी 4,625 ना। हाँ, 9,9925 यहां तक है। फिर से बता रहा हूं, देख लो, 5,300 घर का, फर्नीचर का 4,625, सब मिला के 9,925। रिकवर भी क्या है? मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट ऑफ 1,000, तो 1,000 इंटू 5, 5,000 माइनस कर दो, तो आंसर इज 4,925। समझा? इजी है बहुत, कुछ नहीं किया अलग। थोड़ा केयरफुल रहो कब दे रहा है और कब कहां कैसे प्रोपोर्शनेटली लेना है, ठीक है? बाकी सब तो बहुत इजी है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। चलो, इलस्ट्रेशन 17, कंप्यूटेशन ऑफ taxable perquisite computation of taxable perquisite in the hands of Mr. C. Computation of taxable perquisite in the hands of Mr. C for AY 2627, for AY 2627 in respect of अब ये क्या है? परक्विजिट को कैसे डिफाइन करोगे? ये फर्निश्ड है या नहीं है? हाँ, ये भी बता दो, कंसेशनल है फ्री है? फर्स्टली को कंसेशनल फर्निश्ड अकोमोडेशन, कंसेशनल फर्निश्ड अकोमोडेशन। रुक रुक के सोच के लिखो अच्छे से, क्या हर क्वेश्चन में चीजें चेंज हो रही है। ओके, पर्टिकुलर्स 2 कॉलम्स, रुपीज एंड रुपीज, उसमें लिखो कैपिटल है, उसमें लिखना वैल्यूएशन ऑफ, पहले रेंट फ्री का बताओ, बाद में कंसेशन की वजह से माइनस कर देंगे। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री, सिर्फ घर का बताओ। घर का सीधा नंबर उठा रहे हैं हम लोग, जो पहले किया था, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। इलस्ट्रेशन 14 से वो नंबर उठाओ, कितना था? 5,300। कैपिटल भी, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री फर्नीचर, सिर्फ फर्नीचर का वैल्यूएशन भी हम लोग निकाल रहे हैं, अंडरलाइन करो। अब फर्नीचर में क्या कहते हैं? नंबर 1 क्या दिया बच्चों? टेलीविजन दिया है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? टेलीविजन लिखो फिर, टेलीविजन विच इज इक्वल टू, अब टेलीविजन जो बच्चों कितना था उसका ओरिजिनल कॉस्ट? 25,000, इसका 10% पूरे साल का वैल्यू है। बट वो टेलीविजन कब प्रोवाइड कर रहा है? 3 मंथ्स के लिए, इंटू 3/12। कितने टीवी है? एक ही है, तो कितना है अमाउंट? हाँ, 625, यहां लिख दो इनर कॉलम में, डायरेक्टली इनर में लिख दो, चलेगा। नहीं, यहां पे ऐसा टू लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में बता दो। अच्छा, नंबर 2 बोल रहे हो? ओ हाँ, बोलो बच्चों, एसी का रेंट पे कर रहे हैं क्यों?
₹400 इंटू 5 मंथ्स का लेना है ऑब्वियसली, क्योंकि घर के साथ मिला है वो फर्नीचर, पूरे साल का मतलब 400 इंटू 5 मंथ्स इंटू 2 AC, कितना हो गया? हाँ, 4,000। अज्यूम नहीं किया टीवी, यहां लिखा है क्वेश्चन में, 1/1/2026 को दिया है, वॉज प्रोवाइडेड। ठीक है, क्वेश्चन जो लिखा है वो ही कर रहे हैं हम लोग, मन से कुछ नहीं कर रहे। ये अमाउंट्स बाहर लेके जाओ। 4625। ओके, सी, देयरफॉर टोटल रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, बोलो कितना है दोनों का टोटल? कितना? 5,300 प्लस 4625, 9,925 लेस रेंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय। कितना रिकवर कर रहे हो? ₹1,000 इंटू 5, 5,000 माइनस कर दो। देयरफॉर अब हमारा जो मेन चीज जो हम लोग को लिखना था, क्या लिखोगे यहाँ पे? वैल्यूएशन फॉर कंसेशनल फर्निश्ड अकोमोडेशन, क्या रहा नंबर? 4925। इसका कंक्लूजन लिखो, चलो फास्ट। हो गया क्या? सबने किया कि ये कंक्लूजन हो गया। इलस्ट्रेशन 18 बच्चों, ये आप पढ़ो एंड टेल मी द आंसर एंड टेक दिस एज होमवर्क। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्या होगा? तो घर का वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो क्या करता है, जो लाइसेंस फीस पे किया हुआ है वो वैल्यू हो जाएगा घर का। तो 700 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5,300 की जगह आपको 3,500 लेके सॉल्व करना है। कैन यू डू इट हियर? कर लो इधर ही, चलो पास कर लो। 5 मिनट दे रहा हूं।
हो गया, कितना परसेंट हुआ? क्या बोल रहे हो? उसके आगे तो सेम कॉपी कर रहे हैं जो इसके पहले के क्वेश्चन में जो लिखा था ना, फर्नीचर का वैल्यूएशन, सेम कॉपी करो एग्जैक्ट। लिखना पड़ेगा ना वो तो, सब लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। इलिस्ट्रेशन 14 का रेफरेंस दिया उसने। लिखो बट। हाँ ठीक है, घर पे कर लो बच्चों यार। आंसर क्या आ रहा है फाइनल आपका? 3125 आ रहा है क्या? डन, परफेक्ट। अब सुनो अच्छे से, पुट अ न्यू हेडिंग इन द नोटबुक, और ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दो। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय करके एक हेडिंग लिखो। लिखा क्या? और वहां पे आपके वो कलर नोट्स का रेफरेंस दे दो। ऑलराइट, प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली, क्या बता रहा हूं बच्चों। दिस माइट क्रिएट अ बिट ऑफ कंफ्यूजन आगे, बट अभी थोड़ा इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है, ताकि कम से कम कंफ्यूजन रहे। ओके, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एक कॉन्सेप्ट लिखा है, और यहां पे एक दो चीजें और बता रहा हूं, सुनो। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है ये अभी सिखाऊंगा आपको, ओके। और ये देख लो, नीचे एक और हेडिंग लिखा है, फॉलोइंग अमाउंट्स आर टैक्स्ड exclusively to specified employees. This is a very important word. मीनिंग कोई ट्राई कर सकता है? स्पेसिफिकली टू देम, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को नीचे दिए हुए परक्विजिट्स टैक्सेबल हम करेंगे। किसको? सिर्फ स्पेसिफाइड को ही। मतलब अगर नॉन स्पेसिफाइड है तो नहीं करना है टैक्सेबल, सिर्फ स्पेसिफाइड के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। ओके, सुनो फिर से रिपीट करो, पूरा ध्यान देखो। यहां पे इन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बनाया, लिस्ट में टोटल 5 चीजें लिखी है क्या? ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके। ये 5 चीजें अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन में आता है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो, बाद में लिखो, सुन लो पहले। ये जो 5 चीजें हैं, अगर ये 5 चीजें एग्जाम में कोई क्वेश्चन में दिख रहा है, तो पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई वो अपने एग्जाम्पल में जो एम्प्लॉय वो स्पेसिफाइड है या नहीं है। ओके, अगर ये 5 एडजस्टमेंट्स कहीं पे भी आते हैं, so these are taxed only if the employee is a specified employee. So you will have to confirm once by reading the question कि वो एम्प्लॉई जो क्वेश्चन में डिस्कस हो रहा है वो स्पेसिफाइड है या नहीं है। ओके, अच्छा, अब मेन मुद्दे पे आता है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई कौन होता है? सुनो, अब 3 उसमें पैरामीटर्स है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनने के। या तो आप एक कंपनी में डायरेक्टर एम्प्लॉय हो। नो, डायरेक्टर एम्प्लॉय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन एनी कंपनी, जैसे कि होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब ही इज नॉट जस्ट एनी अदर रैंडम एम्प्लॉय, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दैट कंपनी, इंपॉर्टेंट पर्सन है वो, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, डायरेक्टर एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा, सेकेंड, नहीं तो ये भी हो सकता है वन हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग इन्होंने लिखा है 20% से ज्यादा उसके पास वोटिंग पावर है, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, या दोनों में से कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इमेजिन दिस, एक कंपनी है, वो कंपनी में एक एम्प्लॉय, नॉर्मल एम्प्लॉय है, बट उस एम्प्लॉय के पास उस कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर है। कुड बी प्रमोटर, है ना, प्रमोटर है, बट वो डायरेक्टर का पोजीशन एंजॉय नहीं कर रहा है। प्रमोटर ने एम्प्लॉय बोल के कंपनी से सैलरी ली है, बट वो क्योंकि प्रमोटर है उसके पास कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर्स थे, तो उसको हम लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में लाएंगे। अब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ने के बाद आपको क्या लगेगा? सेम ही नहीं है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ने के बाद आपको क्या लगेगा? ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कोई भी नॉर्मल सा पर्सन नहीं बन सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? ओके,
अब देख लो यहां पे थर्ड एक और कैटेगरी इन्होंने पुट किया है, सैलरी एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब अमाउंट। नाउ दिस इज अमेंडमेंट, सुनो अच्छे से क्या बता रहा हूं। सैलरी एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब अमाउंट, अभी तक क्या था पता है, अभी तक लास्ट ईयर तक, ये अभी इस साल का अमेंडमेंट है, अभी तक क्या था पता है, अभी तक ये जो नंबर 3 वाला जो पॉइंट है ना, इसमें लिमिट था 50,000 का, सैलरी एक्सीडिंग 50,000। देख लो अभी सैलरी एक्सीडिंग यहां पे एक नंबर देती थी गवर्नमेंट पहले 50,000 का, पर मंथ नहीं है, 50,000 पर एनम था। हाँ पर मंथ बोला ही नहीं मैंने, 50,000 बस, दैट्स इट, पूरे साल का। अब सुनो पहले थोड़ी कहानी बता रहा हूं मैं, जरूरी है वो सुनना, एवरीवन प्लीज लिसन बच्चों। इमेजिन रीडिंग दिस प्रोविजन, एक साल पहले प्रोविजन क्या था, प्रोविजन ऐसा था, डायरेक्टर एम्प्लॉय है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ओके। नंबर 2, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है बट कंपनी में 20% ज्यादा वोटिंग पावर या प्रेफरेंस कैपिटल या दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन में है, बहुत ही बड़ा पर्सन यार, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और नंबर 3 इतना इतना मतलब ये नंबर 3 इतना कॉमन कर दिया इसने ये पॉइंट को, यह लिखा था सैलरी एक्सीडिंग 50,000। नाउ इमेजिन दिस, सैलरी एक्सीडिंग 50,000 इन टुडेज टाइम इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, बड़ी बात ही नहीं है। हमारे ऑफिस के हर स्टाफ का सैलरी 50,000 के ऊपर है साल का, ऑब्वियसली। कैन यू डू सम कैलकुलेशंस एंड टेल मी 50,000 डिवाइड बाय 12? उठा लिया होता है, बस बस बस, 50,000 अपॉन 12, अरे नंबर बताओ, 4,167, 4167, अप्रोक्सीमेटली 4,200 अगर कोई कमाता है हर महीने का तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन रहा है। तो बच्चों ये ऊपर और लिखा है यार, मेन चीज और एंड दिस, ठीक है। अब इसकी वजह से स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मीनिंग ही कुछ नहीं बच रहा है, मतलब हर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इजीली बन रहे हैं, ठीक है। मतलब वो कंपनी के वॉचमैन से लेके कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटर तक, एवरीवन इज नाउ अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की नींद अभी खुली है और गवर्नमेंट ने बोला रुक जाओ यार, 50,000 कुछ तो गड़बड़ है ना, लेट्स चेंज दिस। बट हमारा जब मूड होगा तब हम लोग बोलेंगे वो नंबर क्या है। अब इन्होंने लिख दिया है ऐसा, सैलरी एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब अमाउंट। नाउ एज अ स्टूडेंट हाउ वुड यू नो ये क्वेश्चन में वो प्रिस्क्राइब अमाउंट क्या है। प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट मतलब दिस वुड नाउ बी प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, आगे रूल्स बना के प्रिस्क्राइब करेंगे, हमें नहीं पता अभी, अभी क्या चल रहा है नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर मान लो फर्स्ट या सेकंड कंडीशन मीट हो रहा है तो ही आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानना है, और थर्ड में अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है दैट दिस सैलरी इज एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब अमाउंट, खुद से दे दिया है, तो वो बहुत बड़ा क्लू है, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। बात आपको समझ में आ रही है क्या, ठीक है। सो बच्चों दिस इज हाउ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इज टू बी जज्ड, ओके। पहले 50,000 का लिमिट था, वो हटा के अब उन्होंने क्या लैंग्वेज यूज किया, प्रिस्क्राइब अमाउंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू सम कैलकुलेशंस हियर, और वो प्रिस्क्राइब अमाउंट बाद में कुछ बोलेगी कोई नंबर, अभी तो कोई नंबर डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये 50,000 नहीं है अभी। अच्छा सपोज ये तीन में से कोई कंडीशन मीट करके स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन गया, नाउ व्हाट, इफ अ पर्सन इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ना बच्चों, तो उसके केस में ये नीचे दिए हुए 5 परक्विजिट्स टैक्सेबल होते हैं। These 5 perquisites are to be taxed exclusively in case of specified employee only. क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट एक ही पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल इस लेक्चर में, तुमको पता है ज्यादा तकलीफ देते नहीं मैं। फर्स्ट पॉइंट यहां लिखा है प्रोविजन ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट। बच्चों आप लोग प्लीज एक काम करो, ये पूरे कैटेगरी को अंडरलाइन करो, और इसके लिए एक कॉमन टर्म यूज हम लोग कर सकते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट। स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, ठीक है। स्वीपर कौन होता है, झाड़ू पोछा करने वाला, ठीक है। गार्डनर माली, गार्डन को संभाल रहा है, देख रेख कर रहा है। वॉचमैन, वॉचमैन इज वॉचमैन, एक्सप्लेन क्या करूं। पर्सनल अटेंडेंट घर के सारे काम करता है, ठीक है। ओके बच्चों ना प्लीज अंडरस्टैंड, सुनना मैं क्या बता रहा हूं, ये एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा परक्विजिट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करो, यहां ध्यान दो सभी लोग।
सी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय जो है उसको ये सारे सर्वेंट्स एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहे हैं। किसकी तरफ से मिल रहे हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से। कैन यू टेल मी, एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहे हैं मतलब इन लोगों को पगार कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है। ये अलाउंस क्यों नहीं है? अगर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश दे रहा है इनको पगार देने के लिए, तो अलाउंस होगा। दिस इज नॉट अलाउंस, वाई? बिकॉज ये सारे लोगों को कौन अपॉइंट कर रहा है, एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर बोल रहा है कि भाई तेरे को ये पर्टिकुलर पर्सन के घर पे ये सब काम करना है। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, सुनो। अब यहां पे दो सिनेरियोस बन रहे हैं। ये सब लोगों को पेमेंट करना ये एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब ये दो सिनेरियोस समझना बहुत जरूरी है। जिसका अभी ध्यान है उसको नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस समझेंगे, नहीं ध्यान है आपको बहुत डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंडिंग है, वॉर्न करो। इसमें कोई कैलकुलेशन का तो कुछ नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट का बस। जिसको कॉन्सेप्ट समझा उसको आंसर आएगा, नहीं समझा जंबल हो जाओगे, बार बार पढ़ के भी समझ में नहीं आएगा, लैंग्वेज बहुत प्ले करेगा वो। अब देख लो यहां क्या लिखा है, ये सब लोगों को पेमेंट करना ये एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन यानी कि एम्प्लॉय की जिम्मेदारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। नाउ एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन कब होगा और कब नहीं होगा, प्लीज ये चीज को समझो अच्छे से। सी एम्प्लॉय, ठीक है, जितने भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स है, ये एम्प्लॉय ने खुद इनको जॉब पे लगाया। कौन लगा रहा है जॉब पे, एम्प्लॉय खुद जॉब पे लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर एम्प्लॉय खुद ये सारे डोमेस्टिक सर्वेंट्स को नौकरी पे लगाता है तो इनको सैलरी देना किसकी जिम्मेदारी है, एम्प्लॉय की। दिस विल नाउ बिकम ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। किसका ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉय का है, ठीक है। अच्छा, ये केस में ये ऑब्लिगेशन बन गया किसका, एम्प्लॉय का। अच्छा, कब ऑब्लिगेशन नहीं बनेगा, नाउ अंडरस्टैंड। सपोज एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर ने सारे डोमेस्टिक सर्वेंट से बात की है और एम्प्लॉयर इनके टर्म्स डिसाइड कर रहा है। इन दैट केस जो एम्प्लॉई है वो इनको सैलरी देना उसका ऑब्लिगेशन नहीं एम्प्लॉय का। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय क्या बोलेगा इनको, भाई मैंने आपको नौकरी पे छोड़ना रखा है, मैंने आपसे बात छोड़ना की है, आपकी बात मेरे बॉस से हुई, आप उनसे बात करो जो भी है, ये आपको सैलरी देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आया क्या मैं क्या बता रहा हूं। उनको कौन सेलेक्ट कर रहा है, उनको नौकरी पे कौन रख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एम्प्लॉय ने खुद ने उनको नौकरी पे रखा है तो उनको सैलरी देने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की है। बट इफ एम्प्लॉयर इज टेकिंग केयर ऑफ देम, तो एम्प्लॉयर अगर डोमेस्टिक सर्वेंट को हायर कर रहा है तो एम्प्लॉय को ऑब्लिगेशन नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, डिपेंड करता है, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझेगा कि ये जिम्मेदारी एम्प्लॉय की है या नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड, अगर ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय का है, किसका, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का, ओके। एक जनरल रूल मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे से अभी से दिमाग में फिट करो। एज अ जनरल रूल, कोई भी परक्विजिट अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है जहां पे ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय का था, इट इज टैक्सेबल टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड फर्क ही नहीं पड़ता है। एक जनरल रूल बता रहा हूं, सुन लो। क्या है एक जनरल रूल, ये देख लो यहां पे लिख के बता रहा हूं। एज अ जनरल रूल, एज अ जनरल रूल, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब जिम्मेदारी किसकी थी, एम्प्लॉय की थी, पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर। ये तो फायदा हो गया सीधा सीधा एम्प्लॉय का। जिम्मेदारी जब एम्प्लॉय की थी वो पे करने की, अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो ये फायदा है। तो दिस इज परक्विजिट टैक्सेबल, टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉइज। डू नॉट आस्क स्पेसिफाइड है नॉन स्पेसिफाइड है, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि ऑब्लिगेशन है। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट, देख लो। अगर ऑब्लिगेशन है तो अभी एक जनरल क्या बताया, ऑब्लिगेशन अगर कोई भी चीज का, नॉट जस्ट दिस परक्विजिट, एनी परक्विजिट जहां पे जिम्मेदारी पे करने की ओरिजिनली एम्प्लॉय की थी, अगर वो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय का है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय रहो या मत रहो, टैक्सेबल टैक्सेबल लिखा है। बट इमेजिन दिस, इट वॉज नॉट ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। बताओ, नॉट ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करो। एम्प्लॉय की जिम्मेदारी कब नहीं होगी, ये सब लोगों को कौन अपॉइंट कर रहा है, एम्प्लॉयर, ठीक है। ऐसा कहां होता है, प्रैक्टिकल केस बताओ। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को पोस्टिंग के टाइम पे जगह भी मिलता है, घर भी मिलता है रहने को, नौकर चाकर भी मिलते हैं, और नौकर लोगों को वो अपॉइंट भी नहीं कर रहा है, सब गवर्नमेंट उनकी पगार पे कर रही है।
ठीक है, सो दिस वुड बी द केस जहां पे ये लोग ऑब्लिगेशन नहीं है, किसका ऑब्लिगेशन नहीं है, एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये टैक्सेबल होगा क्या एम्प्लॉय को, यस इफ ही इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, नॉन स्पेसिफाइड में नॉट टैक्सेबल। और ये आप देख सकते हो स्पेसिफाइड के कॉलम में हर जगह टैक्सेबल ही लिखा है, क्यों, अभी वही तो बताया मैंने, ये ऑब्लिगेशन नहीं तो भी टैक्सेबल हो रहा है, व्हाई, बिकॉज ये एक्सक्लूसिवली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को कुछ पर्पस हमेशा टैक्सेबल ही होते हैं। इज इट क्लियर, पक्का, इतना ही बताया मैंने आपको, फिर इससे रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुनो। सबसे पहले क्या बताया, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है, कौन होता है, तीन कंडीशंस लिखे, या तो डायरेक्टर एम्प्लॉय, या तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वो कंपनी में, 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है या प्रेफरेंस कैपिटल ओन करता है, या तो सैलरी एक प्रिस्क्राइब अमाउंट के ऊपर है, व्हाट इज दैट प्रिस्क्राइब लिमिट वी डोंट नो राइट नाउ, ठीक है, क्वेश्चन में देगा वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है बच्चों, तो अभी क्या करना है, अब पांच कुछ ऐसे परक्विजिट डिस्कस करने वाले हैं, जो कुछ भी हो जाओ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा, मतलब होगा, ठीक है। उसमें फर्स्ट मैंने बताया डोमेस्टिक सर्वेंट का केस, ठीक है। अच्छा, ये एज अ जनरल रूल पे एक अलग से पॉइंट मैंने अभी आपको जस्ट डिस्कस करके बताया, कोई भी चीज अगर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, वो अगर एम्प्लॉयर पे करता है, तो यार वो तो एम्प्लॉय का फायदा कर रहा है एम्प्लॉयर, है ना। अब मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं बच्चों, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, लुक एट दिस स्टेटमेंट, क्या लिखा है, ऑब्लिगेशन किसका है, एम्प्लॉय का, कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो ये परक्विजिट क्या होगा, टैक्सेबल टू ऑल द एम्प्लॉयज। मैं एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सोच के आंसर करो, ठीक है बच्चों। लाइट बिल घर का, मैं एम्प्लॉय हूं, ठीक है, मेरे घर का लाइट बिल मेरे नाम से आया है, ओके, कौन पे करेगा, मैं पे करूंगा, ठीक है। सपोज घर का मालिक मैं हूं, घर का मालिक मैं हूं, मेरे नाम से लाइट बिल आया, ओके, अगर मेरे नाम से लाइट बिल आता है, ऑब्वियसली आई एम दी वन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे दैट लाइट बिल, बट इमेजिन करो कि मैं मेरे बॉस को बोलो सर प्लीज आप ये लाइट बिल आप पे कर दो, तो ये परक्विजिट है, टैक्सेबल टू एवरी एम्प्लॉय, वाई, पढ़ो, ऑब्लिगेशन किसका था, एम्प्लॉय का था, मेरा ऑब्लिगेशन था, ठीक है, लाइट बिल भरना ऑब्वियसली मेरी जिम्मेदारी क्योंकि मेरे नाम पे है वो, ठीक है, पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये परक्विजिट है क्या टैक्सेबल, यस। अब ये पूछो मत सर आप स्पेसिफाइड हो या नहीं हो, फर्क ही नहीं पड़ता है, ये जनरल रूल है, दिस जनरल रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल द एम्प्लॉय स्पेसिफाइड और नॉट। अगर ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की है, आइडियली हर एक ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय का होता है वो एम्प्लॉय ने पे करना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल, कुछ भी नाम अलग अलग करो, ठीक है, घर के गैस का बिल है, ठीक है, या फिर से टेलीफोन का बिल है ना, टेलीफोन को डिस्कस नहीं करते, टेलीफोन का एक अलग हिसाब है, बट बच्चों गैस बिल, लाइट बिल, ये सारी चीजों का बिल अगर एम्प्लॉय के नाम से आ रहा है तो एम्प्लॉय शुड पे, बट अगर ये एम्प्लॉयर पे करता है तो क्या करोगे, टैक्सेबल यार, वो जनरल रूल, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉय इज टैक्सेबल, ठीक है। अब ये देख लो ये चार्ट, अगर ऑब्लिगेशन है तो हम लोग दोनों भी कैसे में टैक्सेबल क्यों कर रहे हैं, वो तो रूल ही है यार, वो तो जिम्मेदारी थी किसकी, एम्प्लॉय की, बट किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने, टैक्सेबल। अच्छा, अगर ऑब्लिगेशन नहीं है इन दैट केस सिर्फ कहां टैक्सेबल कर रहे हैं, स्पेसिफाइड, क्यों, क्योंकि स्पेसिफाइड को तो ये पांच परक्विजिट्स टैक्सेबल होते ही है, नो क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, समझा, ओके। अब देख लो ये सेकंड वाला पॉइंट, सिमिलर लाइंस पे पढ़ो क्या लिखा नाम, फैसिलिटी ऑफ यूज ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर, बेसिकली बच्चों ये, ठीक है आगे बताऊंगा, बट अगेन यहां पे वापस से वही चीज आपको पूछना है, ऑब्लिगेशन है या नहीं है, सिमिलर चार्ट रिपीट होगा, सिमिलर जो फर्स्ट पॉइंट में चार्ट था सेम चार्ट सेकंड में भी रिपीट होगा। अच्छा लेट्स डू वन थिंग, अभी आप लोग सिर्फ एक ही काम करो, क्वेश्चन पढ़ो बस, डिस्कस करते हैं हम लोग उसको, ठीक है, लिखने का काम भले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग एक काम करना बच्चों, आपने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या लिखा, नोटबुक में क्या लिखा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हेडिंग लिखा कि नहीं, हाँ लिखा ना, ओके, उसके नीचे एक जनरल रूल लिख दो, जनरल रूल, या फिर आप यहां पे लिखोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है, देख लो आपको कहां पे अप्रोप्रिएट लगता है, यहां पे ऊपर अगर जगह है यहां लिख दो कलर नोट्स में, जनरल रूल, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय any obligation of employee paid by employer
any obligation of employee paid by employer shall be taxable in the hands of कौन? shall be taxable in the hands of employee, ब्रैकेट में लिखो specified or not. जनरल रूल बोल के लिखा ना कहीं, ठीक है, ओके परफेक्ट, ऑलराइट. बच्चों आप सिर्फ एक इलस्ट्रेशन पढ़ो बस, दैट्स इट. इलस्ट्रेशन नंबर 19. X and Y are working for Mrs. Gama Limited. As per salary fixation norms, the following perquisites were offered. Number 1. For Mr. X, who engaged a domestic servant for rupees 500 per month, his employer reimbursed the entire salary paid to the domestic servant, that is rupees 500 per month. ये फर्स्ट लाइन पढ़ के आपको क्या लग रहा है? मिस्टर एक्स हु एंगेज्ड अ डोमेस्टिक सर्वेंट फॉर 500 पर मंथ. ये लाइन पढ़ के आपको क्या लग रहा है? ये एक एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स, उसने क्या किया? उसने डोमेस्टिक सर्वेंट को खुद अपॉइंट किया है क्या? अगर वो खुद अपॉइंट कर रहा है, नौकरी पे रख रहा है किसी डोमेस्टिक सर्वेंट को 500 रुपए हर महीने की नौकरी पे, ठीक है, तो ये ऑब्लिगेशन है नहीं है इसको? ऑब्वियसली यार, अगर वो नौकर को खुद अपॉइंट करके 500 रुपए की नौकरी पे रख रहा है ना, तो नौकर को अपॉइंट किसने किया? एक्स ने, एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया. अगर एम्प्लॉय नौकर को अपॉइंट कर रहा है तो नौकर को पे करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की होती है. इज दैट ऑब्लिगेशन और नॉट ऑब्लिगेशन? Obligation. If that is obligation of employee, as per our general rule, this should be taxed to. अब x स्पेसिफाइड रहो या मत रहो, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो हम लोग दोनों से ना एक्सप्लेन करेंगे. x स्पेसिफाइड है तो भी टैक्सेबल, नहीं है तो भी टैक्सेबल. व्हाई? दिस इज ऑब्लिगेशन ऑफ x. क्या लिखा है? अच्छा ओके सॉरी, तो नीचे क्या बोल रहा है? नॉट स्पेसिफाइड. नॉट स्पेसिफाइड है तो भी x के हैंड्स में टैक्सेबल होगा. भाई बिकॉज दिस इज ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन के केस में स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड फर्क नहीं पड़ता है. सही है क्या? सेकंड बताओ. मिस्टर वाई ही वॉज प्रोवाइडेड विथ अ डोमेस्टिक सर्वेंट. लुक हाउ द लैंग्वेज हैज चेंज्ड. मिस्टर वाई वॉज प्रोवाइडेड विथ अ डोमेस्टिक सर्वेंट, मतलब उसको नौकर दिया गया है, उसने अपॉइंट नहीं किया नौकर को, तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है. क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो स्पेसिफाइड नहीं है, टैक्सेबल नहीं होगा. क्लियर है? आंसर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है. वो स्टॉप. रिइंबर्स कर रहा है मतलब बेसिकली उसने पहले खुद के जेब से भरा, बाद में उसने वसूल किया. दैट इज नॉट अलाउंस, बट आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में.